नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। बुलेटिन की शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। सीमा पार आतंकी टारगेट को भारतीय विमानों ने किया समीदोज। नुकसान का अनुमान लगाना सेना का काम नहीं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ का बयान। कहा, आतंकवाद के खिलाफ खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन। किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम भारतीय सेना। तमिलनाडु के सुल्लूर में राष्ट्रपति का संबोधन। कहा, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर सेना ने दिया शौर्य का परिचय। हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन और 5 बेस रिपेयर डिपो को राष्ट्रपति ने प्रदान किए ध्वज। जामनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के भवन समेत कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सरदार सरोवर ने मिटाई गुजरात की प्यास। बांद्रा टर्मिनल जामनगर के बीच हमसफर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पैराग्वाय और कोस्टारिका की यात्रा पर आज होंगे रवाना। भारत की तरफ से दोनों देशों की पहली उच्च स्तरीय यात्रा। दक्षिण और मध्य अमेरिकी क्षेत्र में भारत की पहुंच बढ़ाना मकसद। द्विपक्षीय व्यापार, अंतरिक्ष और सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर होगा जोर। और हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय। महाशिवरात्रि पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अंतिम स्नान के साथ प्रयागराज कुंभ का समापन आज। कोयम्बटूर के ईशा योग सेंटर में महाशिवरात्रि उत्सव में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति। वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने बालाकोट एयर स्ट्राइक हमले को लेकर साफ किया है कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने अपना टारगेट हिट किया है। उन्होंने कहा कि टारगेट हिट करने के बाद उनका काम नंबर गिनना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जंगल में बम गिराते तो पाकिस्तान जवाबी हमला नहीं करता। उन्होंने 2 टूक कहा कि कितने मारे गए ये गिनना हमारा काम नहीं। What was our target and did we hit our target, sir? The target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. Yes. And of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside that we don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. Time's up in there, please. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अपने अभियान में F-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया है। एमराम मिसाइल के टुकड़ों का मिलना इस बात का सबूत है। If the end user agreement was that they will not use it for offensive purposes, then I think they have violated that end user agreement. Because we have got pieces of the AMRAAM missile in our territory, which we displayed, and obviously, I think they have lost an F-16 aircraft in that combat. So obviously they have been using the aircraft against us. और अभियान में MiG-21 लड़ाकू विमान को शामिल किए जाने पर पूछे गए सवाल के जवाब में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि MiG-21 एक आक्रामक और बेहतरीन विमान है। MiG-21 Bison is capable. It has been upgraded. It is not the old MiG-21 BIS. It's got a better weapon system. It's got better radars, better air-to-air missiles, radar warning receivers, shaft flares, whatever it takes to make it, from 3rd generation to 3.5 generation or so. So it is an upgraded aircraft, and we fight with all the aircraft in our inventory. Yeah, and remember, the initiative is with the adversary. और विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अगर वो फिट होंगे तो वो फिर से विमान उड़ाएंगे। Whether he flies again or no depends on his medical fitness.
That's why post ejection he has undergone a medical check. Thereafter, if required, whatever treatment is required will be given to him. Once he gets his medical fitness, and then only will he get into a fighter cockpit. No, medical examination and debriefing after that depends on his fitness. If he is fit to fly a fighter, then he'll go back to a squadron. If he is not fit to fly a fighter, then he'll become a low medical category till the time he gets his currency, and then he'll go back when he gets his fighter currency back. No, that depends when he does his medical recovery. Okay, if he's immediately fit, he'll go back to the same unit. We don't change units just because of that. It depends on basically it is through the doctors, because you must remember that ejection is something which is very. I've also ejected. It is something that takes a lot of toll on your body, and if you are not perfectly fit, and God forbid you have to eject again, you will be spending the rest of your life on a wheelchair. So we don't take a chance with the fitness of a fighter pilot. That's why the medical rejection in entry when we select people is very, very high, because your physical condition, your curvature of your spine and all those things have to be very, very good to take that kind of a rejection injury. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तमिलनाडु दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज कोयम्बटूर के करीब सुल्लूर बेस में एक समारोह में भारतीय वायुसेना की 2 इकाइयों को ध्वज प्रदान किए। राष्ट्रपति ने एयरफोर्स स्टेशन सुल्लूर में एयरफोर्स स्टेशन हकीमपेट स्थित 5 बेस रिपेयर डिपो को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए ध्वज प्रदान किए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वायुसेना की सराहना करते हुए कहा कि वो किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। राष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में सेना ने आतंकियों के गढ़ को तबाह कर अपने शौर्य का परिचय दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सेना का आधुनिकीकरण जारी है। Exemplified by their air warriors who stand before us reflect our firm resolve to defend our nation. Their valor and professionalism was on display very recently as the Indian Air Force carried out preemptive strikes on a known terrorist camp. The Indian Air Force has over the years grown into a modern, technology-intensive force distinguished by its commitment to excellence and professionalism. Keeping pace with the demands of contemporary advancements, the Indian Air Force continues to modernize in a rapid manner and is in the process of a very comprehensive modernization plan. और इस मौके पर वायुसेना ने अपने कई हैरत अंगेज करतबों से भी लोगों को रोमांचित किया। Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Saran Ninja Formation. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की गुजरात यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री ने जामनगर में 750 बेड वाले नए गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के भवन समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने बांद्रा जामनगर हमसफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जामनगर के प्रदर्शनी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कई सालों से गुजरात पानी की कमी से जूझ रहा है, लेकिन सरदार सरोवर बांध बनने से लोगों को काफी राहत मिली है। कि सरदार सरोवर डेम એમાં આટલી બધા રૂકાવટો આવી અને એના માટે એ વખતની બધી સરકારો જવાબદાર છે। એ છટકી નહીં જઈ શકે, એમને જવાબ આપવો પડશે। અગર આજથી 40 વર્ષ પહેલા નર્મદાનું કામ પૂરું થઈ ગયું હોત તો ગુજરાતને પાણી પાછળ 40 વર્ષ સુધી જે રૂપિયા ખર્ચવા પડ્યા હોય એ ન કર્યા પડ્યા હોત। અને આજે જ્યારે સરદાર સરોવર ડેમ બન્યો, પાણી આવ્યું, તો એના પહેલા ડેમનું કામ પૂરું થતા પહેલા
આ પાણી કચ્છ અને કાઠિયાવાડની ધરતી પર કેવી રીતે પહોંચે એના માટે એક ભારી જહેમત કરી અને એક યોજના બનાવી. और इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस पर ट्वीट कर सेना की कार्रवाई पर गर्व जताया है. साथ ही उन्होंने इस पर सवाल उठाने वालों की आलोचना की है. जामनगर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जसपुर पहुंचेंगे, जहां वो विश्व उमिया धाम कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे. इसके बाद वो अहमदाबाद में कई महत्वपूर्ण ढांचागत विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे. प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे. साथ ही शहर में मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास करेंगे. प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेट्रो के कॉमन मोबिलिटी कार्ड का शुभारंभ भी करेंगे. अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य और रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे. साथ ही आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे. प्रधानमंत्री अहमदाबाद के नए सिविल अस्पताल का भी दौरा करेंगे और 1200 बिस्तर वाले अस्पताल का शुभारंभ करेंगे. प्रधानमंत्री अहमदाबाद में नए कैंसर अस्पताल और आई हॉस्पिटल का भी दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री कल गांधीनगर के अदलाज में माता अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट का दौरा करेंगे और वहां शिक्षण भवन और विद्यार्थी भवन की आधारशिला रखेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के अमेठी में 538 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया. इन परियोजनाओं में AK-203 राइफल बनाने वाली एक फैक्ट्री भी शामिल है. इसमें रूस के सहयोग से कलाशिनिकोव श्रृंखला की अत्याधुनिक राइफल बनाई जाएगी. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां बनने वाली राइफलों से आतंकवादियों और नक्सलियों से निपटना में सुरक्षा बलों को आसानी होगी. अमेठी, ये मेड इन अमेठी, मेड इन अमेठी AK-203 राइफलों से आतंकियों और नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में हमारे सैनिकों को निश्चित रूप से बहुत बढ़त मिलने वाली है. अमेठी की फैक्ट्री में अब लाखों की तादाद में ये राइफलें बनाई जाएगी. आगे जाकर के यहां जो राइफल बनेगी वो दुनिया के दूसरे देशों में भी निर्यात की जाएगी. इसलिए ये फैक्ट्री अमेठी के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी ला रही है और देश के विकास और सुरक्षा के लिए भी एक नया रास्ता खोल रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर है. उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनजर सरकार ने पिछले 4.5 सालों में 2,30,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेटों के ऑर्डर दिए हैं. सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की थी. बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के हमारे जवान दुश्मन की सेना की गोलियों और आतंकियों के छापामार कार्रवाई का सामना कर रहा था. अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकियों के साथ खतरनाक एनकाउंटर करता था. 2009 से लेकर 2014 तक 5 साल कम समय नहीं होता है, लेकिन सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गई. ये हमारी ही सरकार है जिसने बीते 4.5 वर्षों में 2,30,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने का ऑर्डर दे दिया. मैं आज अमेठी में आया हूं तो आप लोगों से जानना चाहता हूं कि देश के वीर जवानों को राइफल का इंतजार कराने वाले, बुलेट प्रूफ जैकेट का इंतजार कराने वाले ये लोग कौन थे? पहले चरण में 5,50,000 राइफलों का निर्माण किया जाएगा. इस मौके पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 3 सालों में इस राइफल के सभी कलपुर्जे अमेठी और उसके आसपास के क्षेत्रों में बनाए जाने लगेंगे. भारत और रूस के बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग पारंपरिक रूप से
स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। 7 दशकों से भी अधिक समय से हम भारतीय मित्रों को भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाली युद्ध सामग्री और उपकरण की आपूर्ति करते रहे हैं। हमारे देश के सहयोग से भारत में लगभग 170 सैन्य और औद्योगिक संस्थानों की स्थापना हुई है। यह नया जॉइंट वेंचर विश्व प्रसिद्ध नवीनतम 200 सीरीज के कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल्स का उत्पादन करेगा और इसके उत्पादन का अंततः पूर्ण रूप से स्थानीयकरण होगा। इस प्रकार भारतीय रक्षा औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी छोटे अस्त्र के इस वर्ग की आवश्यकता को उन्नत रूसी तकनीकों को लाभ लेते हुए पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विजय गोखले ने भी बैठक में शिरकत की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर प्रधानमंत्री मोदी को सलाह देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1998 में इस पद का गठन किया था। उन्होंने ब्रजेश मिश्रा को पहला NSA बनाया था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नियमित आधार पर बैठक करती है, लेकिन ताज़ा बैठक मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना की कार्रवाई पर सवाल उठाकर विपक्ष ने देश हित को नुकसान पहुंचाया है। यही नहीं, विपक्ष ने अपने बयानों से पाकिस्तान को भारत की साख पर सवाल उठाने का मौका भी दिया है। अपने ब्लॉग में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश के लिए यूपीए के नेतृत्व वाली सरकार जितनी भयावह थी, उससे कहीं ज्यादा भयावह उसके नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन है। उन्होंने कहा कि बालाकोट में आतंकियों के खिलाफ भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद विपक्षी दलों द्वारा दिए गए बयानों से भारत के राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर देश को एक सुर में बोलना चाहिए, जैसा कि 1971 की लड़ाई में अटल बिहारी वाजपेयी और जनसंघ ने किया था। 21 विपक्षी दलों द्वारा पास प्रस्ताव को अनुचित बताते हुए अरुण जेटली ने कहा कि इससे दुश्मनों और पाकिस्तानी मीडिया को मौका मिल गया। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सशस्त्र बलों के साहस पर शक करने और भारतीय वायुसेना के हवाई हमले का सबूत मांगने पर विपक्ष पार्टियों को निशाने पर लिया है और कहा है कि उनके ऐसे बयान पाकिस्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि अगर ये पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले के जरिए हासिल की गई उपलब्धि की प्रशंसा नहीं कर सकते तो उन्हें चुप रहना चाहिए। मोदी जी चुपचाप अपने कार्यक्रम करते रहे, फैसला लिया, मुहिम प्लानिंग किया और हमारे एयरफोर्स के बहादुर जवानों ने एयर स्ट्राइक कर सैकड़ों आतंकवादियों का कुच्चा बुलाकर सब सलामत तरीके से आज वापिस भारत में आ गए। विपक्ष के नेताओं को मालूम नहीं है क्या हुआ है। कई लोग वक्र दृष्टा होते, जिनका स्वभाव ही है वक्र देखना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज पैराग्वाय और कोस्टा रिका गणराज्य की यात्रा पर रवाना होंगे। भारत की ओर से इन दोनों देशों की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। उपराष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी रवाना होगा। इसमें पर्यटन राज्य मंत्री केजे अल्फोंस, सांसद रामकुमार कश्यप समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
उपराष्ट्रपति पैराग्वाय में 5 से 7 मार्च तक और कोस्टा रिका में 7 से 9 मार्च तक रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, दोनों देशों के लोगों के बीच जुड़ाव समेत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, इन विषयों पर जोर होगा। द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। भारत पैराग्वाय के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 10 सालों में लगभग 10 गुना बढ़ गया है। ये 2008-2009 के $4 करोड़ के मुकाबले 2017-18 में बढ़कर $33.3 करोड़ हो गया है। पैराग्वाय के राष्ट्रपति फर्नांडो ल्यूगो मई 2012 में भारत यात्रा पर आए थे। पैराग्वाय में भारत आने वाले वे पहले अति विशिष्ट अतिथि थे और यात्रा के दूसरे चरण में उपराष्ट्रपति कोस्टा रिका का दौरा करेंगे। भारत और कोस्टा रिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार $20 करोड़ का है। भारत से कोस्टा रिका को कुल $13.3 करोड़ का निर्यात होता है, जिसमें मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल और फार्मा शामिल हैं। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल इंडिया गेट राष्ट्रीय समर स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कल शाम उन्होंने इस नए बने स्मारक का दौरा किया और शहीदों के सम्मान में यहां दर्ज उनके नाम और प्रतिमाओं का भी अवलोकन किया। उन्होंने सेना की इस लंबे समय से चली आ रही मांग को रिकॉर्ड समय में पूरा करने के लिए सरकार की सराहना भी की। Great job done, marvelous. It's a fitting tribute to the memory of the great sons of the great country. I compliment the government of India and also the armed forces for coming out with such a magnificent memorial for our great sons who have sacrificed their life to protect our lives. It's a long overdue. Finally, it has come up very well. I feel everyone across the country should visit this memorial and get inspiration. The fitting tribute to the memory of the great sons of this great country is to stand united and then work for the unity and integrity of the country and for the prosperity of the people. I am really filled with emotion. I have no words to explain the way in which the entire thing has been planned, executed, and I am particularly happy that all the Paramvira Chakra awardees, their statues have been erected and the names of more than 25,000 of our soldiers who have laid down their lives, they have all been inscribed here so that people, whoever is related to them, they can also come and then see that and then pay homage. I am really very, very happy about the memorial coming up in the center of the capital, New Delhi. I think in the future it will become a place of patriotic pilgrimage. और देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिवालयों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। सोमनाथ मंदिर समेत देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना के लिए भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। शिवलिंग का अभिषेक कर बेलपत्र और फूल चढ़ाए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर मंदिरों और शिवालयों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। कई शहरों में शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया है।
मंदिरों में परंपरागत आरती की जा रही है। शिव भक्त भगवान शिव को बेलपत्ती, बेर, धतूरा, फल और जल चढ़ा रहे हैं। हरिद्वार में महाशिवरात्रि के अवसर पर गंगा नदी में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और नेपाल में भी महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में पूजा अर्चना जारी है। ये 3 तस्वीरें हैं देश के अलग अलग शहरों की, जहां माहौल पूरा भक्तिमय है। वाराणसी, दिल्ली और मुंबई समेत सभी जगहों पर मंदिरों में सुबह से भक्तों की कतार लगी है। दिल्ली में सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। वहीं भोलेनाथ की नगरी वाराणसी भी भक्त शिव भक्ति के रूप में डूबी है। यहाँ सुबह से ही काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं मुंबई में भी सुबह से शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और महाशिवरात्रि के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ट्वीट में कहा कि भगवान शिव हर किसी के जीवन में शांति, खुशहाली और समृद्धि लाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय परंपरा में शिव पार्वती को आदर्श दंपति माना गया है, जहां पत्नी के विचारों को स्वतंत्र और आदरणीय स्वीकार किया गया है। शिव भी अर्धनारीश्वर रूप में पार्वती के बिना अधूरे हैं। परिवार और समाज में नारी की महत्वपूर्ण स्वतंत्र भूमिका का आदर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कोयम्बटूर में ईशा योग केंद्र के 25वें महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ईशा फाउंडेशन के महासंस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ईशा योग केंद्र में पौधे लगाकर पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रपति ध्यानलिंग लिंग भैरवी देवी के साथ साथ सूर्य कुंड का दौरा करेंगे, जिसके बाद वो आदि योगी की तरफ जाएंगे, जहां महाशिवरात्रि समारोह का आयोजन किया जाएगा। शिवरात्रि के अवसर पर यहां आयोजित होने वाला रजत जयंती कार्यक्रम में कई जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में ईशा केंद्र में महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर आदि योगी भगवान शिव की 112 फुट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया था। और प्रयागराज में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर अंतिम कुंभ स्नान किया जा रहा है। इस स्नान के साथ ही सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ मेला संपन्न हो जाएगा। श्रद्धालु महाशिवरात्रि के पुण्य स्नान के लिए मेला क्षेत्र में पहुंच गए हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और राज्यसभा टीवी चुनाव पर आज से एक खास श्रृंखला शुरू करने जा रहा है, भारत भाग्य विधाता, जिसके तहत आप देख पाएंगे सरकार के 5 सालों का कामकाज का हिसाब किताब, यानी वोट का हिसाब। इस कार्यक्रम को आप देख सकेंगे रोज शाम 5 बजे से 6 बजे तक, तो देखना मत भूलेगा। और इसके साथ